मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास कितने पाकिस्तान का। कितने पाकिस्तान, जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। अब तक मैं उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 32 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 32 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। सन 1857, लेकिन इससे पहले सन 1757 एक गुजती आवाज फिर पूरे ब्रह्मांड में छा जाती है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। यह खता जहांगीर ने की थी। अर्दली पागलों की तरह चीख रहा था जब हमने इन अंग्रेज व्यापारियों को सूरत के बंदरगाह पर लंगर डालने और गोदाम बनाने की इजाजत दी थी। याद कीजिए अदीब, जब अफ्रीका के दक्षिणी छोर से इन समुद्री लुटेरों के जहाज पूरब की ओर बढ़े थे, तब मैं आपको तलाशता हुआ होटल टुसराग पहुंचा था। लेकिन तब तो आप अपने निजी सुख और सौंदर्य की तलाश में व्यस्त थे। उसी का नुकसान अब यह 1857 उठा रहा है। हुजूरे आलिया, सुख और सौंदर्य उसे ही हासिल है जिसे अपनी और अपने समय की आजादी हासिल है। नहीं तो अधूरे सुख और बीमार सौंदर्य को ही पराजित नस्लें अपना संपूर्ण सुख और परम सौंदर्य स्वीकार कर लेती हैं। यह देखिए दीबे आलिया, इन अंग्रेज ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के व्यापारियों ने हुगली के मुहाने पर क्या किया है। नील, अफीम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, अदरक और दालचीनी के बदले में इन्होंने अपनी सैकड़ों वेश्याएं बंगाल के तट पर उतारी हैं। यह बीमारी सौंदर्य है जो भारत के तटों पर उतरा है, और रॉबर्ट क्लाइव ने बीमार सौंदर्य वाली इन 15 विदेशी वेश्याओं को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सिपहसालार मिर्जाफर के हरम में अभी अभी भिजवाया है। क्लाइव के षड्यंत्र जारी हैं। अपना भाषण जारी रखते हुए अर्दली ने जैसे एक बृहद इतिहास मंच निर्मित कर लिया था। पर्दे की डोरियां उसके हाथों में थीं और वह खुद ही उद्घोषक भी बना हुआ था। पर्दा उठाते हुए वह उद्घोषणा करने लगा। मलिका नूरजहां के जरिए शहंशाह जहांगीर का इजाजतनामा पाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरफ तो अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी, दूसरी तरफ वे हिंदुस्तानी हुकूमत की जड़ें खोदने के तरीके तलाशने लगे। मुगल सल्तनत बिखरने लगी थी। छोटे छोटे रजवाड़े नवाब आपस में लड़ने भिड़ने लगे थे। सौदागर बनकर आई ईस्ट इंडिया कंपनी इन हालात का फायदा उठाकर जमींदारी और सूबेदारी के सपने देखने लगी। बंगाल में पैर जमाने के साथ साथ अंग्रेजों ने माल गोदामों के नाम पर किले बना लिए, माल गोदामों की चौकीदारी के नाम पर फौज खड़ी कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी की यह गैर कानूनी हरकतें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मंजूर नहीं थी। उद्घोषक अर्दली के शब्दों के साथ मंच का पर्दा उठा और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला क्रोध से धधकता हुआ सामने आया। नहीं, हमें यह कतई मंजूर नहीं। हम नहीं चाहते कि यह सौदागर फिरंगी कंपनी हमारी सरजमी पर किले तामीर करे और फौज रखे। हम जानते हैं वह शाही इजाजतनामे के बारे में झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई फरमान शहंशाह ने जारी नहीं किया है जो इन्हें गोदामों की जगह किले तामीर करने की इजाजत देता हो। हम अंग्रेजों की गलत बयानी और जालसाजी का पर्दाफाश करेंगे। हम बंगाल में शहंशाह के नुमाइंदे हैं। हम फिरंगियों की कोठियों और नाजायज किलेबंदियों पर हमला करेंगे। इस नाजायज कब्जे को खत्म करेंगे। पटाछेद। उद्घोषक फिर मुखातिब हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का वह मामूली सा करिंदा रॉबर्ट क्लाइव अब करता धरता बन बैठा है। उसने धूर्तता भरी साजिशें शुरू कर दी हैं। गोरी वेश्याओं के जरिए उसने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मिर्जाफर को अपना गुलाम बना लिया है। मिर्जाफर को क्लाइव ने
सिराजुद्दौला की गद्दी का लालच भी दिया है। और वह देखिए, सामने खड़ा है सन 1757 और प्लासी का रक्त रंजित युद्ध मैदान। मिर्जाफर गद्दारी कर रहा है। वह सेना की अपनी विश्वस्त टुकड़ी सहित क्लाइव से मिल गया है। तभी अर्दली डोरियां खींचता है, पर्दा उठता है। सामने मौजूद है प्लासी का युद्ध मैदान। गरजती तोपें, बारूद के विस्फोट, धुआं, हाहाकार, युद्ध घोष, सनसनाती गोलियां, दौड़ते घोड़ों की टापों की आवाज, चित्कार, पटाखे। और उद्घोषक अपना अगला बयान देता है। नवाब सिराजुद्दौला षड्यंत्र और गद्दारी का शिकार हो गया है। वह युद्ध हार गया और 7 बरस बाद सन 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतकर अंग्रेजों ने अपनी उपनिवेशवादी जड़ें हिंदुस्तान में जमा ली और भारत के स्वतंत्र राज्यों के खिलाफ दुर्भिद संधियां और साजिशें शुरू कर दी। दूर दक्कन के मैसूर राज्य के शासक हैदर अली ने अंग्रेजों के इरादों और साजिशों को मंजूर करने से इनकार कर दिया है। पर्दा उठता है। हैदर अली और उसकी बेगम बातों में मशगूल हैं। नहीं बेगम, आप नहीं जानती इन फिरंगियों की साजिशों ने शुमाली हिंदुस्तान में क्या क्या किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपह सालार क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के आला वजीर और सिपह सालार मिर्जाफर को खरीद कर उन्हें धोखे से हरा लिया है। प्लासी का जंग जीतने के बाद उन्होंने बक्सर की लड़ाई भी जीत ली है। लेकिन मेरे सरताज, यहाँ पांडिचेरी में फिरंगी फ्रांसीसी भी तो डेरा डाले हुए हैं। वह अंग्रेजों के दुश्मन हैं, इसलिए वो हमारे दोस्त हो सकते हैं। नहीं बेगम, नहीं। गैर मुल्की कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। वे चाहे फ्रांसीसी हों या अंग्रेज, दोनों हमारी आज़ादी के दुश्मन हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुल्क के जनूब में फ्रांसीसी हैं तो शुमाल में अंग्रेजी फिरंगी। खुदा मेरे सरताज को सलामत रखे। बेगम, हमारी सलामती से ज़्यादा मुल्क की सलामती और आज़ादी जरूरी है। इंशाअल्लाह जब तक हिंदुस्तान में हैदर अली जिंदा है, अपना मुल्क गुलाम नहीं हो सकता। पटाछे उद्घोषक का बयान शुरू होता है। हैदर अली ने लड़ते लड़ते ईस्ट इंडिया कंपनी का नाटका बंद कर दिया, लेकिन 7 दिसंबर 1782 को अरकाट से 16 मील दूर चित्तूर के फौजी मैदान में उसकी जिंदगी का चिराग बुझ गया। तब हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की कमान संभाली। पर्दा उठता है। सुनो सुनो, आज अल्लाह का यह बंदा और मादरे वतन का यह खादिम टीपू सुल्तान जानता है कि मुल्क के कुछ हिस्सों में फिरंगियों की साजिशें कामयाब हो गई हैं। वह गंगा यमुना की वादी को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। हम गंगा यमुना की घाटी तक तो नहीं जा सकते, लेकिन हम वादा करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नापाक कदम अपनी पाक पवित्र कावेरी नदी के इलाके में नहीं पड़ने देंगे। हमें हैरत और अफसोस है कि हमारे देशवासी ही, चाहे वे पेशवा मराठे हों या हैदराबाद के नवाब या दूसरी रियासतों के वली, वे फिरंगियों की कठपुतली बनकर अपने ही लोगों का गला काट रहे हैं और घर की इस फूट का फायदा उठा रहे हैं फिरंगी लुटेरे। पटाछे उद्घोषक ने फिर बयान शुरू किया। फिरंगी लुटेरों की लूट जारी थी, लेकिन इस लूट और गुलामी के खिलाफ संघर्ष भी जारी था। चित्तूर की रानी चेन्नम्मा, त्रावणकोर के वेलुथप्पी, संथाल परगना के आदिवासी सरदार तिलका माझी और मठों के सन्यासी लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा ले रहे थे। अर्दली महमूद अली झंझावात की तरह हरहराती, गूंजती, पुकारती। तभी एक आवाज हिमालय की ऊंचाइयों को लांघती वहां आई। अर्दली ने आवाज को पहचाना। यह तो उसके अदीब की आवाज थी। अदीबे आलिया, आप कहाँ से पुकार रहे हैं? मैं चीन देश के दक्षिणी बंदरगाह कैंटन से तुम्हें पुकार रहा हूं। आप वहां कैसे पहुंच गए? क्यों? तुम्ही ने तो मेरी कहानियों के एकांत में खलल डालकर बताया था कि दक्षिणी अफ्रीका के तटों को पार करते हुए फिरंगी लुटेरों के जहाजी बेड़े पूरब की ओर बढ़ गए हैं। तुम्हारी इस शीतला की वजह से खुद को गुनहगार समझते हुए सलमा अलविदा कहकर चली गई थी। रुकी हुई शाहीन की दर्दनाक कहानी
कहीं अधूरी छूट गई थी। विद्या के तागे के उड़ने वाले घोड़े की दास्तान रुक गई थी। सुरजीत कौर अपने बेहोश बेटे को कंधे पर लादे उसकी शाश्वत बेहोशी का कारण पूछ रही थी, और बूटा सिंह रेल से कटी अपनी लाश को लिए कहानी लिखे जाने का इंतजार कर रहा था। अर्दली महमूद अली, तब तुम्ही ने मेरी कहानियों को गैर जरूरी बताया था और मुझे लानत भेजी थी। तभी से मैं तुम्हारी लानत और धिक्कार को लादे हुए भटक रहा हूँ। देश देश में खाना बदोशी की जिंदगी गुजार रहा हूँ। यह अभिशाप तुमने मुझे दिया है, नहीं तो मैं अपनी संवेदना, करुणा और सौंदर्य को लेकर अपने दौर की वह कहानियां लिख रहा होता जो लिखनी चाहिए थी। तुम मेरी संवेदनाओं, करुणा और सौंदर्य के हत्यारे हो। तुम्ही ने मुझे खाना बदोश बनाया है। लेकिन आप चीन देश के बंदरगाह कैंटन पर कब और कैसे पहुंच गए? वहां जाने की आपको क्या जरूरत थी? अदली महमूद अली, यह सवाल और बहस मुझसे मत करो, क्योंकि दुनिया के हर देश में मेरा एक देश है। मेरा एक देश पाकिस्तान में है, कोसोवो में, अल्बानिया में, रूस, दागिस्तान, अफगानिस्तान, ईस्ट तिमोर में भी है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें मेरा देश नहीं है। इसलिए चीन में भी मेरा एक देश है और मैं यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन किस लिए? इसलिए कि सौदागरों की जिस जमात ने अपना साम्राज्य स्थापित करके हिंदुस्तान को जकड़ लिया है, वे ही उपनिवेशवादी फिरंगी अब चीन में बाजार बनाने के रास्ते तलाश रहे हैं। इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और सुनो, बाजारों के लिए ही बनते हैं साम्राज्य, और साम्राज्यों को जीवित रखने के लिए ही बनाए जाते हैं बाजार। साम्राज्यों की नाभि बाजार से जुड़ी है। साम्राज्यों के रूप बदल सकते हैं। वे प्रजातांत्रिक आर्थिक साम्राज्य का रूप ले सकते हैं, परंतु इन पूंजीवादी प्रजातंत्रों को जीने के लिए मुनाफे के बाजारों की जरूरत है। बाजार, 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 यही है औद्योगिक क्रांति का सतत जीवित रहने की मजबूरी भरा सिद्धांत। यही है पूंजीवाद। इसी का दूसरा नाम है साम्राज्यवाद। तीसरा नाम है उपनिवेशवाद। और आज दस्तक देती हुई नई सदी में इसका नाम है बाजारवाद। यह व्यवस्था कच्चे माल की प्राप्ति और नित नए बाजारों के निर्माण के बिना नहीं की जा सकती। यातना, विषमता और अवसाद के बीच यह देते हैं कृत्रिम उत्सव और उल्लास। सड़ती लाशों के अंबार पर ये छिड़कते हैं क्रिश्चियन डियोर, सैनल और अमुआगे क्रिस्टल के इत्र। कटी हुई लहूलुहान गर्दनों पर ये पहनाते हैं लानविन की नेकटाइयाँ और मेजोरिका के नेकलेस। टूटी हुई कलाइयों पर ये बांधते हैं राडो और रेमंडविल की घड़ियां, और चकनाचूर उंगलियों को ये पकड़ाते हैं मोंट ब्लेक और वाटरमैन के कलम। अदीब ने लगभग भाषण साथ दे डाला। सुनकर सभी सकते में थे। आखिर खामोशी को तोड़ते हुए अर्दली बोला, आप ठीक फरमा रहे हैं अदीब आलिया। आज भी इंडिया के हजारों गांवों में जहां पीने का साफ पानी नहीं पहुंच पाया है, वहां पेप्सी और कोक पहुंच चुका है। तो इसमें गलत क्या है? कुतुब कॉलोनी के तामारिंद कोर्ट से बिना रमानी की आवाज आई। इमली के आंगन में मॉडल जिसका लाल की लाश अभी पड़ी थी, उसे प्यार और आभार से थपथपाते हुए बिना रेमानी ने कहा था, यह हमारी नाचती गाती कल्चर की पहली शहीद है। पैदा होने के फौरन बाद इसने माँ का दूध जरूर पिया था, फिर नहीं पिया। यह लगातार लिक्यर या बियर पीती रही, क्योंकि दूध से ज्यादा प्रोटीन है बियर में। सेब के रस से कम कैलोरीज है बियर में। यही जेसिका लाल के दिलकश और खूबसूरत होने का राज था। वह तूफानी खूबसूरती जिसे देखकर मनु शर्मा पागल हो गया था। बंद करो यह सब फिजूल बातें। हमारी दुख और सुख की दास्तानें रुकी पड़ी हैं और तुम बिना रमानी से उलझे हुए हो। एक कहानी ने अर्दली को डांटा, बुलाओ अदीब आलिया को वापस। हमें उनकी जरूरत है ताकि हमारी जिंदगी मुकम्मिल हो जाए। अदीब आलिया इस वक्त चीन देश के कैंटन बंदरगाह में मौजूद और व्यस्त है। मुझे नहीं मालूम वह वहां क्यों गए हैं। उन्हें कैंटन से बुला सकना मुमकिन नहीं है, अर्दली ने बताया। नहीं, मैं इस वक्त सेंट्रल इंडिया के मंदसौर झबुआ इलाके में अफीम के खेतों के बीच टहल रहा हूँ। यहाँ बहार आई हुई है।
अफीम के सफेद रेशमी उन्नावी सरबती फूलों के समुंदर यहाँ लहरा रहा है और लुसुन मेरे साथ है। लुसुन कौन? चीन के सबसे बड़े अदीब। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 32 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास कितने पाकिस्तान के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।